जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सीआरपीएफ, एएसआई, एचएसएम का जो जीके का मॉक टेस्ट है, इसमें 25 प्रश्न मैं लेके आया हूं आपके लिए जीके के। और इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाके उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये जो मॉक टेस्ट है इसमें क्वेश्चन 26 से स्टार्ट है और 26 से लेकर 50 तक प्रश्न इसमें दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि ब्रिटिश काल में जो दिल्ली को डिजाइन करने का श्रेय दिया गया है वो किसको दिया गया। दोस्तों दिल्ली का वास्तुकार है एडविन लुटियंस, ऑप्शन सी एडविन लुटियंस दिल्ली का वास्तुकार है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है आपकी दिल्ली की, तो आप याद रखना नई दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी। क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा। नई दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी और दिल्ली जो है ये भारत में केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। और दिल्ली को यूनियन टेरिटरी का दर्जा जो मिला था वो 1956 में मिला था। ठीक है, और क्वेश्चन आए कि दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब मिला, तो दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला था 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। क्लियर, तो ये आप याद रखिएगा। आपसे पूछा गया था कि दिल्ली को डिजाइन करने का श्रेय एडविन लुटियंस को दिया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है। दोस्तों कहने का मतलब है कि ये जो ऑप्शन आपके लिखे गए हैं इनमें कौन सा ऐसा द्वीप है जो यूनेस्को की सूची में और ये भगवान शिव को समर्पित है। तो दोस्तों ऑप्शन बी एलिफेंटा की गुफाएं, ये आपकी महाराष्ट्र में है, मुंबई में, और ये शिव की त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है और ये यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। तो आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। कौन से राज्य में है आपकी एलिफेंटा की गुफाएं? महाराष्ट्र में। तो आप याद रखना एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका यूनेस्को। अगर क्वेश्चन आए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस शहर में यूनेस्को का मुख्यालय है। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है। दोस्तों कौन सा बंदरगाह है इन ऑप्शन के अनुसार जो हिंद महासागर में नहीं है, तो फिलीपींस, मेलबर्न, जकार्ता, चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आपका 28 का जकार्ता जो है ये आपका हिंद महासागर का देश है। लेकिन मनीला जो फिलीपींस है ये प्रशांत महासागर में आता है। मनीला ये जो है आपका फिलीपींस ये किस में आता है, ये प्रशांत महासागर में आता है, दक्षिण चीन सागर में स्थित है ये। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। दोस्तों फिलीपींस की बात हो रही है तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो आप याद रखना मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, और फिलीपींस की सरकार ना एक अवार्ड भी देती है, बड़ा फेमस अवार्ड है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, ये कौन से देश की सरकार देती है। दोस्तों रेमन मैग्सेसे अवार्ड को फिलीपींस की सरकार देती है और इस अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्लियर, आप याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे ना लिखा गया आपका जकार्ता। अगर क्वेश्चन आए कि आसियान देशों का मुख्यालय कहाँ पर है, दोस्तों आसियान देशों का मुख्यालय ये आपका जकार्ता में है। ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल है वर्तमान में ये, जकार्ता में आसियान देशों का मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है, मनीला। नेक्स्ट प्रश्न, इसरो द्वारा प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह से संबंधित है। दोस्तों ये तो आलिया भट्ट भी बता देगी कि शुक्रयान है तो शुक्र से होगा, तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी शुक्र। दोस्तों शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में आए कि भोर का तारा किसे कहा गया, तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है, सांझ का तारा। पृथ्वी का जुड़वा कहा गया है इसको, सबसे गर्म ग्रह इसको कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। चमकीला ग्रह कौन सा है हमारा, तो वो शुक्र है। और इस ग्रह पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके बादल पाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल आपको देखने को मिलेंगे शुक्र ग्रह पर। क्लियर है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखना। और बुध और शुक्र, दोस्तों बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है।
जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आप याद रखना, क्वेश्चन कभी आ सकता है आपके एग्जाम में। कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में? तो 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह वो बृहस्पति है और सबसे छोटा आपका बुध है। ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। और दोस्तों मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच आपको ये जो 2 ग्रह हैं आपके, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच आपको देखने को मिलेगी क्षुद्र ग्रह बेल्ट। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट पाई जाती है। ठीक है, आप याद रखना, क्वेश्चन आए कभी तो आप इसको याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसरो का शुक्रयान शुक्र मिशन ग्रह से संबंधित है। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कब पेश किए गए थे? दोस्तों पहले तो आप याद रखिएगा कि ओलंपिक रिंग जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ओलंपिक रिंग की संख्या 5 होती है। और सबसे पहली बार 1913 में ओलंपिक जो रिंग थे इनका प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, ये जो ओलंपिक रिंग है ना दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें 5 जो छल्ले हैं ये इस तरह के छल्ले होते हैं आपके, इस तरह के। ये 5 छल्ले अलग अलग महाद्वीपों के बारे में होते हैं। जैसे लाल छल्ला अमेरिका को बताता है, पीला छल्ला एशिया को बताता है, नीला छल्ला यूरोप को बताता है, काला छल्ला अफ्रीका को बताता है, और कौन सा बचा आपका? एक बचा आपका हरा, हरा वो ऑस्ट्रेलिया को बताता है। ठीक है, तो ये सारे छल्ले हैं आपके, तो ये आप याद रखिएगा। तो ओलंपिक रिंग 1913 में पहली बार पेश की गई थी। क्लियर? दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉज़ेन में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉज़ेन शहर में है। और ये कहाँ पर आपका? स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉज़ेन में है। बहुत आता है क्वेश्चन, पैट में भी पूछ लिया गया था, एसएससी जीडी में भी आया था आपका ये। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है स्क्रब टाइफस रोग किस प्रकार के एक कारण का होता है? मतलब है कि स्क्रब टाइफस रोग किससे फैलता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन कहाँ पर है? आपके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन आपके कवक, शैवाल, जीवाणु या विषाणु। तो दोस्तों स्क्रब टाइफस जो रोग होता है वो आपका जीवाणु से फैलता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है, और ये पिस्सों के काटने से आपको जीवाणु का संक्रमण हो जाता है, ये भी आप याद रखना। तो जीवाणु, दोस्तों जीवाणु की खोज किसने की थी? अगर आपके एग्जाम में आए कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, और बैक्टीरिया दुनिया की पहली जीवित कोशिका थी जिसकी खोज की गई थी। तो ल्यूवेनहॉक ये बैक्टीरियोलॉजी के जनक माने जाते हैं। क्लियर दोस्तों? आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे लिखा गया कवक। देखो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, और कवकों का अध्ययन क्या होता है? माइकोलॉजी। अगर आपके एग्जाम में आता है कि कवकों का अध्ययन क्या है, तो दोस्तों कवकों का अध्ययन है माइकोलॉजी। ये भी आप याद रखना, पूछा जाता है आपसे। शैवालों का अध्ययन पूछेगा तो दोस्तों फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे लिखा गया विषाणु मतलब वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना गया है? दोस्तों सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस को माना जाता है। और वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से कौन ऐसा था जिसका नाम था आपका महेश दास? दोस्तों महेश दास जो नाम है वो बीरबल का नाम था। अकबर के नवरत्नों में से जो महेश दास नाम है वो बीरबल का नाम है। और बीरबल दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू है। तो ये भी आप याद रखना कि अकबर के दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू वो बीरबल था। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखें। अकबर जो है ये मुगल वंश का तीसरा राजा है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? दोस्तों वो पहाड़ी थी आपकी मानगढ़ की पहाड़ी। ऑप्शन ए, मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो ये आप याद रखना। और ये कहाँ पर आपका? राजस्थान में है। मानगढ़ की पहाड़ी राजस्थान में है जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला भी कहा जाता है। दोस्तों 1913 की बात है जब भील जनजाति के लोग मानगढ़ की पहाड़ियों पर अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। तो अंग्रेजों की जो सेना थी उन्होंने लगभग 1500 से लेकर 2000 जो भील जनजाति के लोग थे उनको गोलियों से भून दिया था। और ये घटना मानगढ़ नरसंहार के नाम से जानी जाती है। और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक बना दिया गया है। ठीक है, ये राजस्थान में
याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका अरावली पहाड़ी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है, याद रखिएगा। और इलायची पहाड़ी कहाँ पर मिलेंगी आपको? इलायची पहाड़ी मिलेंगी आपकी केरल में। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? दोस्तों, गांधी और चंपारण सत्याग्रह पुस्तक का विमोचन जो किया वो किया था सुरंजन दास ने। सुरंजन दास ने इसका विमोचन किया है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो 1917 में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, तीन कठिया व्यवस्था के खिलाफ। जो नील की खेती करने वाले लोग थे ना, जो नील की खेती करते थे किसान, उनकी समस्याओं को खत्म करने के लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। और ये भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था अफ्रीका से आने के बाद में, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट आपका जुलाई 2022 के दौरान किसे G20 समिट का शेरपा चुना गया है? दोस्तों, शेरपा का मतलब होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो मतलब पूरी मीटिंग को देखेगा और जिसकी देख रेख में मीटिंग होगी। तो शेरपा जो बना G20 के लिए, ये बने हैं आपके अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो नीति आयोग के एक CEO के रूप में रह चुके हैं आपके, तो अमिताभ कांत। और G20 सम्मेलन कहाँ पे होगा? देखो, पहले कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर होगा, लेकिन अब नई दिल्ली में होगा, प्रगति मैदान में। तो G20 सम्मेलन ये नई दिल्ली प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन बताना फिर दोस्तों। ये तो आप G20 की बात कर रहे हैं, आपको बताना है G4 देश कौन से हैं? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि G4 देश कौन से हैं, किन देशों को G4 कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम में। G4 बहुत आता है एग्जाम में, स्टार लगा रहा हूँ, कभी आपके CRPF के एग्जाम में पूछा जाए तो G4 देश कौन से हैं, मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। 11 जुलाई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? दोस्तों, इसकी ऊंचाई है आपकी 6.5 मीटर। 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी। क्लियर दोस्तों। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में आए कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने की आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट उनकी ओर चलते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष राज्य कौन सा है? दोस्तों, राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष राज्य जो है वो है आपका ओडिशा। ऑप्शन ए, ओडिशा जो है ये खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में सामान्य श्रेणी में सबसे पहले स्थान पर है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था? 2013 में। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया था, ये भी आप याद रखना। और आपको एक संगठन याद रखना है, वो संगठन है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? इटली की राजधानी रोम में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता कि उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना की गई है, ये भी आप याद रखना। और उड़ीसा का दूसरा नाम क्या? उत्कल। उड़ीसा का दूसरा नाम उत्कल भी है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर जो राज्य सबसे पहले बना था वो आंध्र प्रदेश है। इन राज्यों के मतलब मैं आपको स्थापना लिखा देता हूँ, ये क्योंकि पूछी जा सकती है आपसे। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953। उसके बाद में गुजरात 1 मई 1960, 1 मई 1960। और यूपी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो आपसे पूछा गया था खाद्य सुरक्षा रैंकिंग, ओडिशा नंबर 1 पर है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? दोस्तों, शाह आलम द्वितीय ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान देने की जो मतलब फरमान जारी किया था वो कब किया था? ऑप्शन बी, इलाहाबाद की संधि के दौरान 1765 ईस्वी में, जब बक्सर का युद्ध हुआ आपका। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो बक्सर के युद्ध के बाद जो मुगल बादशाह शाह आलम था, इसको मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान के स्वरूप में फरमान जारी किया इसने। और ये 1765 में इसने क्या कर दिया था? अनुदान दिया था। तो ये आप याद रखना, बक्सर का युद्ध 1764। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए
कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर सन 1600 को बनी थी, 31 दिसंबर सन 1600। ठीक है, इसका सही जवाब होगा 1765। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड खिलाड़ी है। पेशेवर बिलियर्ड खिलाड़ी है तो दोस्तों आपको याद रखना है पंकज आडवाणी, भारत का गोल्डन बॉय पंकज आडवाणी ये बिलियर्ड्स खेलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिलियर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो बिलियर्ड्स में छड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं। बिलियर्ड्स में जो छड़ी होती है उसको क्यू बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्यू। तो पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स। नेक्स्ट आपका, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। दोस्तों यदि एक दर्पण ये रखा हुआ है और एक दर्पण ये रखा हुआ है, इस पे टकरा के इस पे टकराएगा तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों। तो जवाब होगा अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। प्रकाश का एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित होने पर बनने वाले प्रतिबिंब कितने होंगे, अनंत होंगे। ये आप याद रखना। अच्छा मैं आपको ना दो चीज़ें बता देता हूँ। देखो एक आपसे पूछेगा कि जो ड्राइवर होते हैं ना वाहन चलाते समय ड्राइवरों के सीट के पास कौन सा दर्पण लगा होता है। तो दोस्तों ड्राइवर के पास जो दर्पण होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। याद नहीं बहुत आता है आपकी कि ड्राइवर की सीट के पास कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। याद रखना इसके बारे में। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे आपसे पूछा जाए कभी कि जो हमारे घर में दर्पण होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं उसमें वो कौन सा दर्पण होता है, वो होता है समतल दर्पण। तो घरों में जो दर्पण होगा वो होगा समतल दर्पण। ये भी आप याद रखना समतल दर्पण। ठीक है, और जो आपका डॉक्टरों का पास होता है, डॉक्टर डेंटिस्ट के पास होता है अवतल लेंस। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। दोस्तों कहने का मतलब है कि महान स्नानागार जो मतलब वाटर प्रूफ बनाया गया था, इसमें क्या चीज़ मिलाई गई थी। तो दोस्तों इसमें प्राकृतिक चारकोल मिलाया गया था। प्राकृतिक चारकोल मिलाकर महान स्नानागार को वाटर प्रूफ बनाया गया था। ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मोहनजोदड़ो से जो महान स्नानागार मिला था, ये इसकी आकृति भी पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में। तो इसकी आकृति थी आपकी आयताकार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा गया बिटुमिन। क्या आपको पता है बिटुमिन क्या होता है। ये कोयले की किस्म है। बिटुमिनस जो होता है कोयले की एक प्रजाति है, वेराइटी है। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों वो कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने दिसंबर 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। तो पार्थिव पटेल, ऑप्शन सी। पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी जो प्रारूप है और ये इन्होंने संन्यास ले लिया है, क्योंकि भारत की क्रिकेट टीम में चलती है राजनीति। ठीक है, राजनीति के चलने के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी जिनको मतलब मौका नहीं दिया गया, उनके मतलब किसी न किसी भेदभाव के चलते उनसे तो पार्थिव पटेल है, अंबाती रायडू है, कई सारे खिलाड़ी हैं ऐसे आपके जिन्होंने गुस्से में आके अपना संन्यास ले लिया है। तो पार्थिव पटेल ये 2020 में संन्यास लिए थे। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में लिखा गया सुरेश रैना। इनकी किताब आई थी बिलीव। बिलीव बिलीव किसकी आत्मकथा है। तो सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम है बिलीव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भीमा देवी का मंदिर कहाँ पर है। दोस्तों भीमा देवी का मंदिर स्थित है, ये हमें बताना है, ये तंजावुर में। ऑप्शन सी। सॉरी, भीमा देवी है, भीमा देवी तो हरियाणा में है। दोस्तों भीमा देवी का मंदिर जो है दोस्तों ये है आपका हरियाणा में। भीमा देवी का मंदिर हरियाणा में है, आप याद रखना, पिंजौर में आता है। और हरियाणा में ना दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बड़े फेमस है। अगर आपके एग्जाम में आए कि शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है, तो शेख चिल्ली का मकबरा आपका कुरुक्षेत्र में है, हरियाणा में। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों, शेख चिल्ली का मकबरा आपका हरियाणा में है। ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों यहाँ पे मंदिरों की बात हो रही है ना, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कभी क्वेश्चन आए नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है। दोस्तों नागर, द्रविड़ और बेसर ये मंदिरों के निर्माण की शैली होती है। ठीक है, मंदिरों के निर्माण की शैली है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आदिब्रक ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती हैं। दोस्तों जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि है ये होती है आपकी वृक्क में, यानी कि किडनी में। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि किडनी में होती है, आप याद रखना। एडिनल ग्रंथि बोलते हैं इस ग्रंथि को, एडिनल ग्रंथि भी कहा जाता है, याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूं वृक्क की, अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है, दोस्तों हमारी किडनी की संरचनात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन।
किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन होती है, आप याद रखना। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि मानव का हृदय कितने चैम्बर में विभक्त होता है, तो 4 चैम्बर में। और मानव हृदय में एक धड़कन बनने में लगा गया समय 0.8 सेकंड का होता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, एक तो होगा 4 चैम्बर हो गए, 8.8 सेकंड में एक धड़कन बनेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। और बाबू को देख ले तो 72 से ज़्यादा बार धड़कता है। ठीक है, हाँ ये आप याद रखना, 1 मिनट में 72 बार। और जब एक धड़कन में ये धड़कता है तो कितना रक्त पंप करता है, तो आप याद रखिएगा, मानव का जो हृदय है वो एक धड़कन में 70 ml ब्लड पंप करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। क्लियर, तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, ये यूरिया का संश्लेषण करता है, आप याद रखिएगा। फेफड़े, हमारे फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई क्या है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हमारे फेफड़ों की इकाई होती है, आप याद रखना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? दोस्तों माणिक्य वंश का शासन कहाँ पे था? तो मणिपुर में। भारत के किस राज्य में, अच्छा मणिपुर नहीं, त्रिपुरा में था ये। माणिक्य वंश का शासन दोस्तों ये आपका त्रिपुरा में था। ठीक है, त्रिपुरा। अच्छा, त्रिपुरा कब बना है दोस्तों? त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिला था 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को भारत का राज्य बना। और त्रिपुरा का ना एक त्यौहार आपके एग्जाम में पूछेगा, खर्ची पूजा। खर्ची पूजा, और ये 7 दिन तक मनाया जाता है, 7 दिन तक मनाया जाता है, और इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा होती है। तो खर्ची पूजा त्रिपुरा का एक त्यौहार है। ठीक है, और त्रिपुरा का एक डांस भी आपको याद रखना है। कौन सा डांस है दोस्तों त्रिपुरा का? वो डांस है दोस्तों आपका होजागिरी। त्रिपुरा का डांस है होजागिरी, ये भी आप याद रखना। त्रिपुरा का डांस है होजागिरी, बहुत आता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य मापदंड कौन सा है? दोस्तों विश्व बैंक जो मतलब देशों को कैटेगराइज करता है वो है आपकी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ये देशों को मतलब निर्धारित करता है, उनके मापदंड तय करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? वाशिंगटन में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। और विश्व बैंक का दूसरा नाम IBRD भी होता है। IBRD विश्व बैंक का दूसरा नाम है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये विश्व बैंक का दूसरा नाम है। और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, और इसने काम करना शुरू किया था 1945 से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? दोस्तों मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन जिस आर्टिकल में किया गया है वो है आपका आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान कितने टाइम में बना था, तो 2 साल 11 माह 18 दिन में ये बना था। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना है। और भारतीय संविधान को किसने अपने हाथ से लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को अपने हाथ से लिखा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य की परिषद में राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के लिए किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति एक उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है? तो कौन सी नियम संख्या दोस्तों? तो वो नियम संख्या 8। ऑप्शन बी, नियम संख्या 8 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के नियम 8 के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करेंगे। ठीक है दोस्तों, कभी क्वेश्चन आए तो दोस्तों कि हमारी संसद का उच्च सदन कौन सा? तो राज्यसभा। हमारी संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सितंबर 2021 में चंडीगढ़ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित होने वाला भारत का कौन सा स्टेशन बना? 5वां स्टेशन बना है चंडीगढ़। ठीक है, 5वां स्टेशन बन चुका है, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि FSAI ये कौन से मंत्रालय का अधीन है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय का अधीन है। स्वास्थ्य मंत्रालय का अधीन ये कार्य करता है, ये भी आप याद रखना। और FSSAI के द्वारा जो याक होता है ना, हिमालय याक, इसको फूड एनिमल का स्टेटस भी दिया गया है। ये भी आप याद रखें कि कौन से जानवर को फूड स्टेटस का दर्जा मिला? हिमालय याक को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल
के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है। दोस्तों कहने का मतलब है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वन है उसमें से, और किस रूप में, प्रतिशत के रूप में, तो कौन सा राज्य उसमें शामिल नहीं है, तो मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में एरिया के हिसाब से वन ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज वाइज मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, फिर अरुणाचल, फिर मेघालय, लेकिन मध्य प्रदेश में एरिया के हिसाब से ज़्यादा वन है। तो टॉप 5 में मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। ध्यान रखना क्या पूछा गया था आपसे, प्रतिशत के रूप में पूछा गया है, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वन की सूची का विषय है, तो दोस्तों वन संवर्ती सूची का विषय है, वन संवर्ती सूची का विषय है, ये भी आप याद रखना। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों भारतीय वन सेवा एक अखिल भारतीय सेवा है, और भारतीय वन सेवा की शुरुआत 1966 में की गई है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट, यही था आपका आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।